नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी यूपी के कानपुर से है। दोस्तों, जब कोई क्रिमिनल अपराध करता है तो वकील केस को अदालत में लेकर जाते हैं और जज के सामने रखते हैं। फिर सुनवाई होती है। उसके बाद जज सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जब एक महिला जज के घर में ही उनको बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। आखिर यह कत्ल कैसे हुआ और किसने किया, यह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रहें। आइए बताते हैं आपको आज की घटना के बारे में। दोस्तों, साल था 2016। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित सर्किट हाउस कॉलोनी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहती थी जिसका नाम प्रतिभा गौतम था। इन्हें यहाँ पर आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। कुछ ही महीने पहले वह यहाँ रहने के लिए आई थी। उनकी शादी मनु अभिषेक राजन नाम के व्यक्ति से हो चुकी थी और इनके पति मनु अभिषेक राजन भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते थे। पत्नी यानी प्रतिभा गौतम कानपुर देहात में एक सिविल जज थी और पति दिल्ली में वकील था। 9 अक्टूबर 2016 की सुबह को अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी में उनके सरकारी आवास पर पहुंचते हैं, जहां पर इनकी पत्नी यानी कि प्रतिभा गौतम रहती हैं। अभिषेक अपनी कार से बाई रोड दिल्ली से कानपुर आए थे। यह पिछली रात यानी कि 8 अक्टूबर को दिल्ली से चले थे और 9 अक्टूबर की सुबह कानपुर पहुंच गए थे। लेकिन जब यह यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी को कॉल करके बता दिया जाए कि मैं आ रहा हूँ। अभिषेक प्रतिभा को फ़ोन करते हैं लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाती। अभिषेक ने कई बार कॉल किया लेकिन उनकी पत्नी प्रतिभा ने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर सर्किट हाउस कॉलोनी में पहुंचने के बाद अभिषेक जल्दी से अपनी पत्नी के फ्लैट पर जाते हैं। वहाँ घर की डोरबेल बजाते हैं लेकिन पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलती। अभिषेक कई बार बेल बजाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद अभिषेक ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। हालांकि घर पर एक मेड भी काम करती थी, उसने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अभिषेक को घबराहट हुई क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगर प्रतिभा घर से कहीं बाहर गई होती तो दरवाज़ा बाहर से बंद होता, ना कि अंदर से। इसके बाद अभिषेक ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। अभिषेक ने दरवाजे में ज़ोर ज़ोर से लात मारना शुरू किया और 3-4 प्रहार में ही दरवाजे की कुंडी टूट जाती है और अभिषेक परेशानी की हालत में घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाकर अभिषेक ने देखा कि उसकी पत्नी प्रतिभा पंखे से लटक रही है। उसके दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई है। यह देखकर अभिषेक डर जाता है और जैसे ही अभिषेक अपनी पत्नी के शव को देखता है वह बड़े ही दुख के साथ उसको छूने की कोशिश करता है। जैसे ही अभिषेक ने प्रतिभा के शव को छुआ तो प्रतिभा की लाश नीचे गिर गई। इसका मतलब यह था कि प्रतिभा के शव को रस्सी के सहारे खड़ा किया गया था। इसके बाद अभिषेक 9 बजे के करीब पुलिस स्टेशन जाते हैं और सर्किट हाउस से करीब 2-3 किलोमीटर दूर कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सूचना देते हैं कि उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को जब यह पता चलता है कि यह आदमी इलाके की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है तो तुरंत पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर शव जमीन पर रखा हुआ था, जबकि अभिषेक ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। पुलिस के पूछने पर अभिषेक ने बताया कि जब उसने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे, इसलिए घबराहट में
उसने शव को नीचे उतार दिया। धीरे धीरे यहाँ पर एसएसपी और डीआईजी जैसे पुलिस ऑफिसर भी पहुँच गए। अभी 8 या 9 महीने पहले ही मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम की शादी हुई थी। यह एक लव मैरिज थी। अगर समय में थोड़ा पीछे जाएं तो इन दोनों के बैकग्राउंड को देखा जाए तो प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के उरई नामक इलाके की रहने वाली थी। बचपन से यह काफ़ी होनहार और होशियार लड़की थी। इनके पिता एक बैंक में जॉब करते थे और यह एक मिडिल क्लास फैमिली थी। प्रतिभा को पढ़ाई का बहुत शौक था। प्रतिभा अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे एक वकील बनना था, इसलिए उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के लिए वह लखनऊ चली जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने एलएलबी की पढ़ाई की और लॉ की डिग्री हासिल की। इसी पढ़ाई के दौरान प्रतिभा का ध्यान वकालत से हटकर जज बनने की ओर आकर्षित हो गया। प्रतिभा का ध्यान वकालत से हटकर जज बनने की ओर आकर्षित हो गया और अब प्रतिभा का सपना जज बनने का था। लखनऊ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद प्रतिभा दिल्ली चली जाती है। यहाँ पर उसने एलएलएम की पढ़ाई की। दरअसल एलएलएम एलएलबी से एडवांस कोर्स होता है। एलएलएम का कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रतिभा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देती है। इन्हीं दिनों एक लड़का भी इसी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में आया। इसका नाम था मनु अभिषेक राजन। यह एक बहुत बड़ी फैमिली से था। उसके पिता सुरेश चंद्र राजन एक जज थे जो रिटायर हो चुके थे। उसके पिता सीबीआई और एनजीटी समेत कई जगहों पर जज रह चुके थे। पिता के जज होने के अलावा मनु अभिषेक की बड़ी बहन दिल्ली के 30,000 कोर्ट में एक वकील थी और उसके बहनों भी इसी कोर्ट में एक जज थे। अभिषेक के करीब 7 रिश्तेदार जुडिशियल सर्विसेज में थे। कोई वकील था तो कोई जज था और अभिषेक खुद भी जज बनने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम एक दूसरे से मिलते हैं। कोचिंग में आने जाने के दौरान इन दोनों की छोटी छोटी मुलाकातें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर ये दोस्ती में बदल जाती हैं और फिर प्यार भी। समय के साथ प्यार इतना बढ़ जाता है कि बात शादी तक पहुंच जाती है। वैसे दोनों के घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इनके बच्चे पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ कर रहे हैं। अभिषेक के घर वाले दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और प्रतिभा के उत्तर प्रदेश के उरई में रहते थे। जब साल 2013 में पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है, अभिषेक और प्रतिभा दोनों ही एग्ज़ाम देते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद इन दोनों के लिए अपने सपने पूरे करने का दरवाज़ा खुल जाता है। प्रतिभा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेती है। मनु अभिषेक इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। इसके बाद प्रतिभा जज की ट्रेनिंग में व्यस्त हो जाती है और इधर अभिषेक का सपना अधूरा रह जाता है। वो जज नहीं बन पाते। अब वह केवल वकालत ही कर सकते थे, लेकिन अभी भी इन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहता है। साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं। एक दिन प्रतिभा अपने घर वालों को बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है और आगे चलकर शादी भी इसी लड़के से ही करेगी। उधर अभिषेक के परिवार को भी जब यह बात पता चलती है तो दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। प्रतिभा के घर वालों का यह कहना था कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर से शादी करे, जैसे आईपीएस आईएएस, ना कि किसी छोटे वकील से। और फिर कास्ट को लेकर भी प्रॉब्लम थी और प्रतिभा के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। प्रतिभा के घर वाले इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन प्रतिभा के दिल दिमाग में तो अभिषेक छाया हुआ था। वो इसी लड़के से शादी करना चाहती थी। अभिषेक भी प्रतिभा से शादी करना चाहता था, पर अभिषेक के घर वाले भी राजी नहीं थे। दोनों परिवारों की नाराजगी के बावजूद भी इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और प्रतिभा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। फिर 2015 में प्रतिभा की पोस्टिंग कानपुर देहात में एडिशनल सिविल जज के तौर पर हो जाती है। प्रतिभा अपनी जज की सर्विस शुरू कर देती है। जज के तौर पर केसेस को देखने लगती है, फैसला भी सुनाने लगती है। अभिषेक भी दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। दोनों में दूरी भले ही हो गई हो, लेकिन यह दोनों फिर भी एक दूसरे के करीब थे।
कभी प्रतिभा अभिषेक से मिलने के लिए दिल्ली जाती तो कभी अभिषेक दिल्ली से कानपुर आ जाता। फिर 29 जनवरी 2016 में मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम ने बिना किसी घरवाले को बताए दिल्ली में ही आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। क्योंकि दोनों के घरवाले इस शादी से इनकार कर रहे थे, इसलिए उनके पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। शादी के बाद भी यह दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते रहते हैं। अभिषेक के घरवाले तो इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घरवाले बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर 2 महीने बाद 23 अप्रैल को इन्होंने दिल्ली में सबको पार्टी देकर अनाउंस किया कि इन दोनों ने शादी कर ली है और यह एक बंधन में बंध चुके हैं। इस पार्टी में प्रतिभा के घरवाले नहीं आते हैं क्योंकि वह नाराज थे, बल्कि उन्हें 2 महीने बाद पता चलता है कि उनकी बेटी ने शादी कर ली है। लेकिन यह लोग फिर भी अभिषेक को अपना दामाद मानने के लिए तैयार नहीं है। अभिषेक के घरवाले तो प्रतिभा को बहू के तौर पर अपना लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घरवाले अभिषेक को दामाद के तौर पर नहीं अपनाते। इन सब प्रॉब्लम के चलते ही शादी करके अभिषेक और प्रतिभा कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में आ गए, क्योंकि यहीं प्रतिभा को सरकारी आवास मिला हुआ था। इसी कॉलोनी में IAS, IFS जैसे बड़े ऑफिसर्स भी रहते थे। जिले में जितने भी सरकारी लोग थे ज़्यादातर इसी कॉलोनी में रहते थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अभिषेक वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए वापस दिल्ली चले जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे शादी को 8 महीने बीत गए। 9 अक्टूबर की सुबह अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर आया। अभिषेक ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। डोरबेल बजाई, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर अभिषेक ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया और प्रतिमा को पंखे से लटके हुए देखा। उसने सबको नीचे उतारा, पुलिस के पास गया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, क्योंकि यह मामला एक महिला जज का था और हाई प्रोफाइल भी था। वकील अभिषेक यहाँ पर दुखी हालत में खड़े थे। जज प्रतिभा जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टे का फंदा लिपटा हुआ था। दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू की। घटनास्थल पर मौजूद हर एक चीज़ को ध्यान से देखा गया, समझा गया। जैसा कि अभिषेक ने SSP को बताया था कि जब वह यहाँ आया तो प्रतिभा की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। जैसे ही उसने उसे टच किया तो बॉडी नीचे गिर गई। यह सब देखकर पुलिस ने सोचा कि आखिर कोई 2 तरीके से खुद की जान लेने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि इस केस में नस भी काटी गई थी, पंखे से फांसी भी लगाई गई थी। दोस्तों, जब कोई नस काटता है तो रक्त का बहाव इतनी तेजी से होता है कि इंसान बेहोश होने लगता है। इस हालात में वह फांसी कैसे लगा सकता है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम गले से दुपट्टा हटा दिए तो गले पर 3 बार धारदार चीज से वार किए गए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि यह रेजर ब्लेड से किया गया है और फंदे से भी गले पर ओ का शेप बना हुआ था। लेकिन आमतौर पर जब कोई व्यक्ति खुद फंदे से लटकता है या किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है तो उसके गले पर ओ का नहीं यू का शेप बनता है, क्योंकि शरीर का पूरा भार गले के आगे वाली साइड पर आ जाता है, जहाँ पर फंदे का पूरी तरह से खिंचाव होता है। निशान गले की पिछली साइड पर भी आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता। अगर किसी का ज़मीन पर ही फंदे से गला घोटते हैं तो ओ का शेप आता है। शातिर क्रिमिनल ज़मीन पर भी ऐसे कत्ल कर सकते हैं जैसे कि वह फांसी ही लगे। लेकिन प्रतिभा के दोनों हाथों की नसें रेजर ब्लेड से कटी हुई थी। इसके अलावा भी कई कट के निशान थे। एक हाथ पर 6 निशान थे, दूसरे हाथ पर 8 निशान थे। टोटल मिलाकर के 14 कट्स के निशान थे। वारदात की खबर फैलने लगती है, मीडिया के लोग भी आने लगते हैं। पुलिस प्रतिभा के मैके में भी फ़ोन लगाती है। प्रतिभा के पिता ने फ़ोन उठाया। पुलिस ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। यह लोग बदहवास कानपुर देहात आते हैं। प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कुछ लोगों ने पुलिस को क्रिटिसाइज करते हुए यह भी बोला था कि
एक जज के मृत शरीर को टेम्पो में हॉस्पिटल भेज दिया। ये कोई तरीका था क्या? एक एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी। हॉस्पिटल में भी महिला जज का शव ऐसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। इस सब के चलते हुए रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। खैर, यहाँ घटना स्थल की बात करती है तो फॉरेंसिक टीम उस पंखे को देखती है जिसके बारे में अभिषेक ने बताया था। प्रतिभा यहीं लटकी हुई थी और पंखे पर भी रक्त के निशान पाए गए। ऐसा लगा कि नस काटने की वजह से रक्त यहाँ पर आया होगा, पर यह निशान छींट की तरह नहीं थे। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि रक्त में भीगे हुए हाथों से पंखे को छुआ गया होगा, लेकिन जिस रोड से पंखा लटका हुआ था वह इतना मजबूत भी नहीं था कि प्रतिभा का वजन संभाल सके। अगर कोई पंखे से लटकने की कोशिश करता है तो रोड पर निशान जरूर पड़ता है और यह टेढ़ा भी हो सकता है। यह घटना स्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर प्रतिभा को मारकर उसके शव को इस पंखे से लटकाया गया है, ना कि प्रतिभा अपनी मर्जी से लटकी है। घर के अंदर जाने का भी एक ही रास्ता है, जहां से मनु अभिषेक दरवाजा तोड़कर घर में आया था। पुलिस ने जब दरवाजे पर गौर किया तो उसकी कुंडी थोड़ी ढीली थी, लेकिन टूटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में अगर दरवाजा बंद करें तो यह मजबूती से बंद हो जाएगा। दरवाजा अगर टूटा हुआ होता दोबारा इसे बंद नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। दरवाजा बिल्कुल सही था। इस वजह से पुलिस की नज़र में अब अभिषेक था, क्योंकि अभिषेक ने बताया था कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया है। अब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ करना शुरू किया। एसएसपी उससे कुछ सवाल करते। पहले पूछा गया कि आप जब यहाँ आए तो आपने क्या देखा? अभिषेक ने बताया, मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया था। प्रतिभा पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस इससे आगे कुछ पूछती तो पुलिस के पूछने से पहले ही अभिषेक शुरू हो गया कि मैं दिल्ली से यहाँ आया था और बाई रोड आया था। आप टोल प्लाजा की स्लिप भी देख सकते हैं, सीसीटीवी भी देख सकते हैं, कॉल डिटेल भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ आने से पहले प्रतिभा को कई बार कॉल किया था। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यह खुद ही अपने बारे में इतनी डिटेल्स दे रहा था, जबकि पुलिस उससे कुछ पूछ ही नहीं रही थी। इससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। अभिषेक बार बार कहीं जाने के लिए भी बोलता है, लेकिन पुलिस उसे कहीं नहीं जाने देती। अभिषेक ने खुद शव को पंखे से उतारा था, लेकिन यह तो खुद एक वकील था और जानता भी था कि पुलिस क्राइम सीन में क्या क्या चेक करती है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें केस को बदल देती हैं। सवाल तो यह भी था कि अभिषेक पुलिस को फ़ोन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों यह खुद 2-3 किलोमीटर दूर चलकर पुलिस स्टेशन गया? अभिषेक ने बताया कि वह बहुत घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पुलिस को बताया कि उसने 2 बार पुलिस के पास जाकर मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। यहाँ पर पुलिस वाले ने बताया कि एक ही बार यह आया था। वैसे इसी कॉलोनी में बड़े बड़े अफसर भी रहते थे और नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी था। अब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो अभिषेक ने इन लोगों को क्यों नहीं कुछ बताया? शव देखने के बाद जब अभिषेक पुलिस को बुलाने के लिए घर से बाहर निकला, तब भी उसने बाहर किसी गार्ड को नहीं बताया। इसलिए यह भी एक शक पैदा करने वाली बात है। प्रतिभा के माता पिता भी मौके पर आते हैं। उन्होंने अभिषेक और उसके परिवार पर प्रतिभा की मृत्यु का इल्ज़ाम लगाया। अभिषेक प्रतिभा को उसके माता पिता से बात नहीं करने देता था। वह बहुत दुखी रहती थी और यह लोग उसे पूरी तरह कंट्रोल करते थे। इसलिए प्रतिभा के पिता ने अभिषेक और उसके माता पिता के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कराया। धारा 302 यानी कि कत्ल, धारा 304 बी यानी दहेज की वजह से हुई हत्या, दोनों संगीन धाराएं लगाई गईं। प्रतिभा के पिता का कहना था या तो अभिषेक ने कत्ल किया है या उसने खुदकुशी करने पर मजबूर किया है। प्रतिभा की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। 6 साल से बाहर ही रह रही थी, सब कुछ अकेले ही मैनेज करती थी, खुद से कमा रही थी, मेंटली भी स्ट्रांग थी।
आखिर वह खुद ही अपनी ज़िंदगी को क्यों समाप्त करेगी। 9 अक्टूबर की रात को प्रतिभा का पोस्टमार्टम किया गया। 4 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। मृत्यु का कारण तो दम घुटना बताया गया, यानी सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन इससे पहले प्रतिभा के साथ मारपीट भी की गई थी। किसी रॉड या डंडे से उसके शरीर पर वार किए गए थे। हाथों और कलाई पर रेजर से 14 बार काटा गया था। इसके अलावा 3 निशान उसके गले पर भी थे और इसके अलावा शरीर पर अलग अलग हिस्सों में डंडे से पीटे जाने के निशान थे। साथ में स्ट्रगल यानी हाथापाई के भी निशान मिले हैं, जैसे मारपीट के दौरान विरोध करते समय होता है। इसके अलावा एक और बात सामने आई, प्रतिभा गौतम 3.5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। आखिर कोई शादीशुदा औरत जो काम करती है, माँ बनने वाली है, वह खुद की जान क्यों लेगी। अगर यह मान भी लिया जाए कि उसने ऐसा किया, लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए, हाथों पर ब्लेड के कट कैसे लगे। मनु अभिषेक बार बार अपने बयान को बदल रहा था और पुराने बयान को दोबारा बोलने में झिझक रहा था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब पुलिस को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि मनु अभिषेक एक वकील था और उसके पिता एक रिटायर्ड जज थे, बहनोई भी जज थे। इसलिए पुलिस को सब कुछ देखते हुए जांच करनी थी। अभिषेक को जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया गया। अमूमन आमतौर पर 7 से 14 दिन की कस्टडी मिलती है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था, केवल 7 घंटे की ही कस्टडी मिली। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रतिभा का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। प्रतिभा के माता पिता, भाई बहन सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्होंने तो पहले ही प्रतिभा को शादी से मना किया था। प्रतिभा के परिवार वालों ने बताया कि कभी कभार जब भी उसका फ़ोन आता था तो वह बहुत दुखी लगती थी। प्रतिभा की बहन जब भी उससे कुछ कहती या पूछती तो वह बताती नहीं थी। इस हद तक वह प्रतिभा को कंट्रोल कर रहे थे। इधर पुलिस अभिषेक से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। प्रतिभा के फ़ोन की जांच की जाती है। अभिषेक का फ़ोन भी ले लिया जाता है। अभिषेक प्रतिभा के फ़ोन से जो भी कुछ पुलिस को मिलता है वह अभिषेक के खिलाफ था। पुलिस ने अपने तरीके से अभिषेक से पूछताछ करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में अभिषेक यह स्वीकार कर लेता है कि प्रतिभा का कत्ल इसी ने किया है। अब सवाल यह था, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? प्रेग्नेंट पत्नी का खून क्यों किया? कत्ल का कारण क्या था? अभिषेक पुलिस को सब कुछ बताता है। दरअसल बात तब से शुरू होती है जब प्रतिभा से इसने शादी की थी। उसी समय इन दोनों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उस एग्ज़ाम में प्रतिभा का सिलेक्शन हो गया था, अभिषेक का सिलेक्शन नहीं हुआ था। अभिषेक ने यह मान लिया था कि उसकी किस्मत में वकील बनना ही लिखा हुआ है, पर उसकी पत्नी एक जज बन चुकी है। कुछ समय बाद अभिषेक के दिमाग में यह बात घूमने लगी कि उसकी पत्नी उससे बड़े पद पर है, उसका रुतबा भी उससे बड़ा है और प्रतिभा के घर वाले भी उसे अपना दामाद नहीं मान रहे हैं। इन सब बातों के अलावा एक सबसे बड़ी बात यह भी थी, शादी के 3 महीने बाद प्रतिभा ने अभिषेक को खुशखबरी दी कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं मां बनने वाली हूँ। प्रतिभा अक्टूबर में 3 से 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस खुशखबरी से अभिषेक को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन प्रतिभा बहुत खुश थी। प्रतिभा ने अपनी माँ को भी बताया, क्योंकि प्रतिभा को अब लगने लगा था कि शायद उसके घर वाले अभिषेक को अपना दामाद मान लें। प्रतिभा की माँ अपनी बेटी की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। वह प्रतिभा से मिलना चाहती है। इधर अभिषेक यह सोच रहा था कि एक तो उसकी पत्नी उससे बड़े पद पर है, उसका रुतबा भी उससे बड़ा है, ऊपर से एक बच्चा भी आने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक थोड़ा रंगीन मिजाज आदमी था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अय्याशी करना उसका शौक था। वह ये सोचता था अगर बच्चा होगा तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, नई जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी
और फिर यह आज़ादी मौज मस्ती नहीं कर पाएगा। इस कारण से अभिषेक बच्चा नहीं चाहता था। उसने प्रतिभा से बोला कि बच्चे को गिरा दो। अभिषेक पहले से ही पत्नी को उसके माता पिता से बात करने के लिए मना करता था, अब तो और भी ज़्यादा रोकने टोकने लगा था। भले ही प्रतिभा बाहर एक जज थी, लेकिन घर में वह एक पत्नी थी। 7 अक्टूबर को प्रतिभा की मां ने बेटी से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब यह बात अभिषेक को पता चली तो वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुम माँ से क्यों बात करती हो, तुम्हें बात करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। आखिर कितने दिन तक प्रतिभा अपने पति का यह जुल्म सहन करती। और फिर एक दिन उसने बोल ही दिया कि ना तो वो बच्चा गिराएगी और ना ही उसको गिराने देगी। अब इसके बाद बच्चे को लेकर इन दोनों में झगड़े बढ़ गए। 7 अक्टूबर को इनकी लड़ाई हुई। प्रतिभा ने कहा कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। अभिषेक ने बोला यहाँ मत आना। 8 अक्टूबर को अभिषेक हिल स्टेशन से दिल्ली आने वाला था। अभिषेक पत्नी को तकलीफ देकर खुद हिल स्टेशन घूम रहा था। 8 अक्टूबर की शाम को प्रतिभा ट्रेन से दिल्ली पहुंची। अभिषेक उसे लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया। उसने अपनी कार से प्रतिभा को पिक किया। यह दोनों पहले से ही एक दूसरे से नाराज थे। गाड़ी में ही दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और प्रतिभा रास्ते में ही कार से उतरकर वापस कानपुर चली आई। अब अभिषेक ने प्रतिभा को जाने दिया। हालांकि वह प्रेग्नेंट भी थी। उसने कहा तुम जहां जाना चाहती हो चली जाओ। लेकिन फिर अभिषेक के दिमाग में पता नहीं क्या आया और वह भी कानपुर के लिए अपनी कार लेकर बाई रोड निकल गया। 8-9 घंटे तक ड्राइव करने के बाद 5 से 5:30 बजे के बीच में वह सर्किट हाउस कॉलोनी में अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचता है। इस कॉलोनी में पड़ोस में क्या हो रहा है इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई शोर शराबा भी यहाँ नहीं सुनाई देता। खैर, अभिषेक ने जैसे ही प्रतिभा के फ्लैट में पहुंचा तो अभिषेक ने डंडे से प्रतिभा की पिटाई शुरू कर दी। फिर एक रेजर ब्लेड से प्रतिभा के शरीर पर वार किया, गले पर भी वार किया। प्रतिभा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह जमीन पर गिर जाती है। फिर अभिषेक ने प्रतिभा के पहने हुए दुपट्टे से उसका गला दबाया। थोड़ी देर में प्रतिभा ने दम तोड़ दिया। फिर इस घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए अभिषेक दुपट्टे से फंदा बनाकर प्रतिभा को पंखे से लटकाने की कोशिश करता है, पर उसमें वो असफल रहता है। फिर उसने प्रतिभा के शव को नीचे लिटा दिया। कत्ल करने के 3 घंटे बाद अभिषेक 9 बजे कानपुर के कैंट पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से वहीं पर पूछताछ करने के बाद अभिषेक को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस लड़की ने उसके लिए अपने परिवार से बगावत की, जो मां बनने वाली थी, 3 महीने की गर्भवती थी, उस हैवान ने उसका ही कत्ल कर दिया। घटनास्थल से पुलिस ने दुपट्टा तो बरामद कर लिया था, लेकिन जिस ब्लेड से प्रतिभा के शरीर पर कट्स लगाए गए थे वह नहीं मिल सका। वैसे इस घटना को अंजाम देने से पहले ही अभिषेक काम करने वाली मेड और प्रतिभा के ड्राइवर को छुट्टी पर भेज चुका था। पुलिस ने वहीं पर पूछताछ करने के बाद अभिषेक को अरेस्ट कर लिया था। इसका मतलब अभिषेक कई दिनों से इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। प्रतिभा के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक को मेन एक्यूज्ड और उसके माता पिता को को एक्यूज बनाया गया। अभिषेक के व्हाट्सएप से कत्ल का कारण भी पता चल गया। दोस्तों, कारण क्या था? वो अभिषेक जो है बच्चा नहीं चाहता था और इसी बात पर वह उससे झगड़ा करता था। मनु अभिषेक तो पुलिस की गिरफ्त में ही था, लेकिन उसके माता पिता फरार हो गए थे। इनके खिलाफ कोर्ट से अनबेलेबल वारंट जारी हुए, कुर्की करने का आदेश भी दिया गया। फिर अभिषेक के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हें कानपुर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश देता है और 18 अक्टूबर को यह दोनों भागे हुए आरोपी CMM कोर्ट में पेश होते हैं। इसके बाद अभिषेक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बेल की अर्जी लगाता है, लेकिन सभी ने अर्जी को खारिज कर दिया और 2022 में अभिषेक को जेल में करीब 5 साल हो गए थे।
फिर अप्रैल 2022 में हाई कोर्ट से अभिषेक को बेल मिल जाती है और अभिषेक जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और अभी भी फैसला आना बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाना है। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।